वेलकम बैक नाजरीन। और अब बात करेंगे HIV एड्स के हवाले से। दुनिया भर में पाकिस्तान समेत 1 दिसंबर को HIV एड्स के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, पाकिस्तान में भी होती हैं, दुनिया भर में होती हैं। और देखने में ये आता है कि ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं वो वॉक की हद तक होती हैं, कभी कभार कोई अवेयरनेस के सेमिनार हो जाते हैं। और इस तरह से लगता ये है कि मुख्तलिफ़ हुकूमती इदारे और जो इसमें काम करने वाले लोग हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर देते हैं। वो समझते हैं कि बस अब वो बरी ज़िम्मा हो गए। हालांकि सूरत हाल ऐसी नहीं है। और सिंध में ख़ास तौर पर HIV एड्स के हवाले से हर थोड़े अरसे बाद कोई ना कोई केसेस ऐसे रिपोर्ट हो जाते हैं, आउटब्रेक हो जाता है कुछ सालों बाद। और उसके बाद फिर सब लोग जागते हैं और फिर एक भागदौड़ शुरू हो जाती है और सारे लोगों की जो तवज्जो है वो इस तरफ आती है। लेकिन उसके फिर थोड़े ही अरसे बाद दोबारा से सब वैसा ही हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं चल रहा होता। सिंध में भी सूरत हाल इस हवाले से काफ़ी ख़राब है। बहुत सारे सेंटर्स जो हैं वो इस हवाले से बंद हो गए। कुछ NGOs उस पर काम करती थी, वो सब काम बंद हो गए। एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते थे वो बंद हो गए। और उसके साथ साथ और अब क्या मसाइल हैं। और पूरा जो एक फुल फ्लैज प्रोग्राम था वो भी ख़त्म करके उसको भी DG हेल्थ ऑफिस में जम कर दिया गया। और अब सिर्फ वहाँ से ही जो काम हो रहा होता है वो होता है। हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें तो लाइव कॉल कर सकते हैं और हमारे पैनलिस्ट से आप भी सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शरफ अली शाह साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं दी ब्रिज कंसल्टेंट्स फाउंडेशन के। बहुत शुक्रिया आपका शरफ अली शाह साहब। मारूफ नाम है शरफ अली शाह साहब। HIV एड्स के हवाले से बहुत उन्होंने काम किया। और हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक खानानी साहब, जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। बहुत शुक्रिया आपका खानानी साहब, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर शरफ अली शाह साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। पहले तो हमें थोड़ा सूरत हाल बताएँ ओवरऑल कि अब क्या सूरत हाल है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। पाकिस्तान में जो HIV एड्स की सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है, जैसे आपने कहा इंट्रोडक्शन में। और दुनिया में जब से ART एंटी रेट्रोवायरल थेरापी आई है, यानी दवाइयाँ आई हैं, तो बहुत सारे केसेस की कमी आई है पूरे दुनिया में, बहुत सारे मुल्कों में। और डेथ रेट्स भी कम हो गए। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में चंद मुल्कों में शुमार है जहाँ पर अभी भी केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है और डेथ भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके बहुत सारे असबाब हैं। जो सूरत हाल इस वक्त जो करंट है 2022 के एंड पे, जो फिगर्स हमारे पास यूनाइटेड नेशन का जॉइंट प्रोग्राम है या WHO के जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो बता रही हैं कि हमारे यहाँ मुल्क में 2,70,000 लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके जिस्म में HIV का वायरस मौजूद है। और लास्ट ईयर यानी 2022 जो गुजरा है उसमें तकरीबन 12,000 लोग डेथ हुई हैं, जो मौत का शिकार हुए हैं। और इनमें 2,70,000 में औरतों की तादाद 49,000 है। और इसी तरह से जो मर्दों की तादाद 1,10,000 है। तो ये जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। असल जो चीज़ बच्चों की भी तादाद इसमें बच्चों की भी तादाद काफ़ी बड़ी है पहले से। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि लाड़कान में रतोदेरों में रिसेंटली 2019 में आउटब्रेक हुआ था, तो उसमें काफ़ी बच्चे को तकरीबन 2,000 से ज़्यादा एक छोटे से शहर में जो है वो डायग्नोस हुए। तो जो अभी भी वहाँ पर HIV टेस्टिंग हो रही है, काफ़ी नए लोग आ रहे हैं जो डायग्नोस हो रहे हैं। और दूसरी जो चीज़ जिस पे हम ज़्यादा इन्हसार करते हैं कि WHO और यूनाइटेड नेशन के जॉइंट प्रोग्राम का टारगेट्स मुकर्रर हैं कि 2030 तक दुनिया से एड्स का ख़ात्मा करना है। तो उस पर जो प्रोग्रेस में हमारे यहाँ जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो है और दुनिया में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। और ये समझा जा रहा है कि शायद 2030 तक इसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकें। मगर जो स्टेटिस्टिक हमारे पास हैं, जैसे कि पहला टारगेट ये है कि 95% जो लोग हैं, जैसे 2,70,000 हमारे यहाँ हैं, उनको पता होना चाहिए अपने HIV स्टेटस का कि वो पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं। अब हमारे यहाँ जो इस वक्त सूरत हाल है कि 80% को पता नहीं है। जो है 2,70,000 जितने केसेस हैं, 23% ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि उनको HIV है। तो अब जाहिर है जिनको पता ही नहीं है, तो हाँ बहुत बड़ा गैप है। और वो 95 तक पहुंचना है। और फिर दूसरा टारगेट है कि जो 95% जितने हैं जो जिनको पता है उनको ट्रीटमेंट पे लिंक करना चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ बहुत कारआमद आ गई हैं और फ्री हैं पाकिस्तान में। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, डोनर एजेंसीज की तरफ से हैं, मगर फ्री हैं। उसके बावजूद जो हमारे पास शरह है वो 14-15% तक जाके हम पहुँचे जो लोग HIV में मुब्तला हैं, इलाज करा रहे हैं। अगर वो इलाज नहीं कराएंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है, वो उनकी ज़िंदगी तो मुतासर होगी, मगर वो HIV दूसरे लोगों में ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। पे आके वापस आके आपसे बात करते हैं।
और मैं चाहूँगा कि रफ़ीक हनानी साहब जो है इस पर थोड़ी रोशनी डालें। हनानी साहब ये बताइए कि HIV और एड्स में क्या फ़र्क है? हम बहुत दफ़ा ये HIV एड्स का वर्ड तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी ज़रा थोड़ा फ़र्क बताइए ताकि मरीज़ की अवेयरनेस के लिए भी ये बात ज़रूरी है कि उसको पता हो। बिल्कुल, देखें, जब भी किसी के जिस्म में HIV का वायरस दाखिल होता है ना, जैसा कि हम जानते हैं कि वायरस या तो जिनसी ताल्लुक से होता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन या उसके हवाले से होता है या नीडल प्रिक की इंजरीज़ की वजह से होता है, ख़ासतौर पर मंशियात के जो आदी अफराद हैं वो शेयर कर रहे होते हैं नीडल्स, या जो लोग ट्रांसजेंडर्स हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, या कमर्शियल सेक्स वर्कर्स होते हैं, फीमेल्स होती हैं, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी उसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, और ख़ासतौर पर डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए भी बहुत ज़्यादा कॉमनली ये ट्रांसमिट होता है वायरस। तो जब वायरस जिस्म में दाखिल होता है तो हम कहते हैं कि इसको HIV इन्फेक्शन हो गया है। जब HIV इन्फेक्शन दाखिल होता है तो कोई भी अलामत नहीं होती सिवाय लेबोरेटरी टेस्ट के। किसी तरह से हम ये पता नहीं कर सकते कि किसी इंसान के जिस्म में वायरस दाखिल हो चुका है। इस वजह से वो शख्स जो है वो वायरस दूसरे लोगों में मुंतकिल कर रहा होता है, जिनसे जिनसी ताल्लुक होता है, जिनके साथ वो इंजेक्शन और निडल्स शेयर कर रहा होता है। तो इस तरह से वो कम्युनिटी में ये बीमारी जो है ना फैलती रहती है। और ये वायरस दाखिल होने के बाद से लेकर उसकी अलामत ज़ाहिर होने तक का वक्फा जो है वो ज़्यादातर केसेस में कई सालों पर मुहित होता है। अच्छा, तो उतने सालों तक उसने जिससे भी जिनसी ताल्लुक़ लिया या जिसको ब्लड दिया या जिसके साथ शेयरिंग की, निडल इंजेक्शन की, या कहीं गया और डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल हुए उसके ऊपर, और उसके बाद दूसरे शख्स के ऊपर वही इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हुए बगैर स्टरलाइजेशन के, तो वो उसको भी वो इन्फेक्शन हो जाता है और फिर वो अपनी कम्युनिटी में स्प्रेड कर रहा होता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जब तक कि ये वायरस ज़ाहिर नहीं होता, यानी अलामत नहीं आती जिसको कि चंद साल लग जाते हैं, उस वक्त वो डिज़ीज़ जो है ना माशरे में फैलती रहती है। और जब उसकी में अलामत आनी शुरू हो जाती हैं और उस शख्स का इम्यून सिस्टम इतना सप्रेस हो जाता है कि उसको कोई ट्यूबरकुलोसिस ज़ाहिर हो जाए, या उसको कोई जो है ना कैंडिडल इन्फेक्शन जो हैं वो ज़ाहिर हो जाएँ, या और किसी भी तरह से उसकी इम्यूनिटी जो सप्रेस हो रही है, तो वो किसी और बीमारी की शक्ल में, किसी और बीमारी की शक्ल में। और ख़ासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन ऐसी बीमारी है जिससे कि वो ज़ाहिर हो रहा होता है। उसके अलावा डायरिया होता है, वेट लॉस होता है, और जिसम में कमज़ोरी की अलामत आ जाती हैं, या हेपेटाइटिस B, C की इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे होते हैं, या वो बंदा खून देने के लिए जाता है, ब्लड डोनर बनता है, तब हमें पता चलता है कि जो है ना ये इसको HIV है। तो एड्स हम उस वक्त कहते हैं जब उसकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है और उसको जो दूसरी बीमारियां हैं वो ज़ाहिर होनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें गुदूद का बढ़ना है, कुछ कैंसर्स हैं, ट्यूबरकुलोसिस जैसे मैंने बताया है, कैंडिडाइल इन्फेक्शंस हैं, जनरल इन्फेक्शंस हैं। तो उस सूरत में वो ज़ाहिर होती है, उस वक्त हम उसको कहते हैं कि एड्स हो गया है। अच्छा, राइट। तो वही HIV इन्फेक्शन जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते उसके जिस्म की मतलब बीमारी की अलामत शुरू हो जाए तो फिर क़ुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर करता रहता है, और जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और जब उसके CD4 सेल काउंट है हम उसको चेक करते हैं तो वो बहुत ड्रॉप हो जाते हैं, तब जाकर जो है ना वो एड्स की अलामत होती है, और उस वक्त हम कहते हैं कि इसको एड्स हो गया है। राइट। और इन्फेक्शन में, दीगर इन्फेक्शंस में HIV एड्स का क्या स्टेटस है और हम कहाँ खड़े हैं? जी देखें, क्या, किसका क्या रोल बनता है, थोड़ी इस पर भी बात करें। देखें, ट्यूबरकुलोसिस जो है ना वो और HIV इसका बड़ा चोली दामन का साथ जिसको कहते हैं कि है। HIV इन्फेक्टेड लोगों में ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा जाहिर होती है, और ट्यूबरकुलोसिस के लोग जो है ना उसमें HIV इन्फेक्शंस काफ़ी फ्रीक्वेंटली मिलता है। डॉक्टर शरफ अली शाह के इदारे ने उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी की हुई है, और वो आपको उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बता सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले 1 या 2 साल के जो फिगर्स आ रहे हैं उससे हमें ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान में इसकी स्प्रेड जो है वो बहुत तेज़ी से हो रही है, जबकि दूसरे ममालिक में कम हो गई। और जो पूरा ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन जो है ना, इसका 50% ऑफ द न्यू इन्फेक्शंस जो है वो पाकिस्तान में हो रहे हैं, और उसमें टोटल यमरो रीजन में 2022 में 20,000 लोगों की अमवात हुई है, जिसमें से 12,000 पाकिस्तान में हुई हैं। ये ऐसा क्यों हो रहे थे तेज़ी से, जबकि यहाँ इदारे मौजूद हैं, काम भी हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? देखें, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये है ना कि बहुत सारे प्रोग्राम्स बनते हैं और बड़े अच्छे प्रोग्राम्स भी बनते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी न होने की वजह से जो है वो प्रोग्राम जो है ना ठप हो जाते हैं, और फिर हम दोबारा जो है ना ज़ीरो से शुरू करते हैं। फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है जी, फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना फिर ज़ीरो से हम स्टार्ट करते हैं। और जाहिर बात है प्रोग्राम को मजबूत बन के हमारा स्टाफ तैयार होता है, वर्किंग हो रही होती है, और वो चंद सालों में 2-3 सालों में वो प्रोग्राम ड्रॉप हो जाता है, और फिर हम उसको दोबारा से शुरू करना पड़ता है। चलिए राइट, इस पे में हम और भी बात करेंगे। आपके साथ एक कॉलर हैं, लाइव कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अख्तर भाई, यही अर्ज कर रहा हूँ, कराची से आपका रेगुलर कॉलर हूँ और आपके गेस्ट मेहमानों को सलाम हूँ। और ये मैटर इतना इम्पोर्टेंट,
हेलो, जी, सवाल मेरा ये है अख्तर भाई कि देखें हमारे यहाँ अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है इस एड्स की। अव्वल तो एड्स जो है अभी इन्होंने बताया, मुझे भी पता है कि एड्स की इंक्यूबेशन जो होता है, अगर जिसमें दाखिल हुआ जरासीम तो ये इंक्यूबेट होते होते टाइम लग जाता है इसको वाजे होते हुए। तो हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं उनको तो पता ही नहीं होता, जब वो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं उनके पास कोई इसका पर उसको आइडिया ही नहीं होता कि एड्स का कोई जहन में ही नहीं होता। तो फिर वो जब एक लेवल पे आ जाता है वो बीमारी बढ़ चुकी होती है। तो कितनी अवेयरनेस की जरूरत है लोगों के अलावा एक जनरल फिजिशियन को एड्स के बारे में बताने की, ताकि वो बर वक्त उसका इलाज कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका याया साहब, उन्होंने कॉल की। तो जनाब बताइए रफीक साहब, जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए भी कुछ कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जनरल प्रैक्टिशनर्स में अवेयरनेस के हवाले से हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से भी, ब्रिज के प्लेटफॉर्म से भी, और दूसरा जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं उन्होंने सब ने किए हैं। और जनरल प्रैक्टिशनर्स में अवेयरनेस तो काफ़ी है और कई जगहों पर नहीं भी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो हमारे पूरा हेल्थ केयर का जो सिस्टम है ना वो सिक केयर का है, वो हेल्थ केयर का नहीं है। सिक केयर का मतलब ये कि जब मरीज कोई बीमार होता है तब वो हेल्थ सीकिंग के लिए जाता है किसी डॉक्टर के पास या किसी भी हेल्थ केयर वर्कर के पास, जबकि सारी दुनिया में अब ये बात मान ली गई है कि हम हेल्थ केयर प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, इसलिए कि हेल्थ केयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव भी, और दूसरा ये कि इंसान के जिस्म को इतना डैमेज कर चुकी होती है जब बीमारी बढ़ रही होती है तो कि उसके बाद आपको रिवर्स करना मुमकिन नहीं होता। अब आजकल जो है बहुत सारी बीमारियां जो है वो टोटली ख़त्म क्योरेबल हैं अगर आप उसको अर्ली स्टेज पर पिक कर लें। राइट। और अगर जनरल प्रैक्टिशनर हमारे जो है ना वो तमाम मरीज़ जो उनके पास आते हैं चाहे किसी भी बीमारी के लिए आ रहे हों, उनको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV और कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ के लिए अगर स्क्रीन कर लें तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी बीमारियां जो है ना हम अर्ली स्टेज में पकड़ भी लेंगे और उसको हम रिवर्स भी कर देंगे। ये कुछ चीज़ें मैंडेटरी स्क्रीनिंग में शामिल होनी चाहिए। शरफ शाह साहब क्या कहेंगे सवाल? ये बिल्कुल जो जनरल प्रैक्टिशनर की आपने बात की है वो बैकबोन है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का, और क्योंकि कम्युनिटी का पे कॉन्फिडेंस भी है और अफोर्डेबल भी है, एक्सेसिबल भी है, आराम से लोग जल्दी अपने जा सकते हैं उसके पास, उसके बाद उसकी अवेलेबिलिटी भी सुबह में भी, शाम में भी, रात में भी होती है। मगर जो मुश्किल है, जो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, वो ये है कि कोई हमारे पास कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है। बिल्कुल ये जो सेक्टर है अनकंट्रोल्ड है टोटल, ये पता नहीं है कि वो कितना क्वालिफाइड है, उसकी फीस कितनी है, बस एक दफा लाइसेंस मिल जाए तो फिर जिंदगी भर के लिए। अब ये है कि इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि किस तरह से फीस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसके पास क्या ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, रिफ्रेशर होने चाहिए, उसके बाद वो उसका जो तरीक़ाकार, जैसे ना कि एक क्लिनिक देखेंगे, एक कमरे में पूरी क्लिनिक है जिसमें मरीज भी बैठ रहे हैं, अटेंडेंट भी बैठ रहे हैं, उसका डिस्पेंसर भी बैठ रहा है, दवाइयाँ भी है, सब कुछ है। कोई क्लिनिक होगी जिसमें 3-4 कमरे आपको मिले, तो बहुत आपको वेरिएशन मिलेगी। तो जनरल प्रैक्टिशनर का बहुत अच्छा रोल है, और ख़ास तरह से HIV में रोल बहुत अच्छा हो सकता है कि अगर वो HIV टेस्टिंग हमारे यहाँ बहुत कम, जैसे ये मैंने गैप बताया ना कि 2,70,000 लोग हैं और सिर्फ जो है वो 20% को पता है कि उनको HIV, वो इसलिए है कि उन लोगों ने टेस्ट नहीं कराया। अब वो टेस्ट लोग ज्यादातर तब कराते हैं जब उनको अलामात हो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उस वक्त देर हो जाए। डॉक्टर ना लिखे खुद हाँ, अब वो डॉक्टर को चाहिए कि रिस्क फैक्टर देख के, अगर किसी की नौजवान आता है कोई रिस्क फैक्टर बता रहा है तो उसको एडवाइस करे कि आपको टेस्ट कराने की जरूरत है, जिसको हम केयर प्रोवाइडर इनिशिएटेड HIV टेस्टिंग बोलते हैं। उसकी पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसके ट्रस्ट भी है और वो उनकी बात मानता है जब मरीज जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाता है। और वो खुद, अब टेस्ट तो इतनी आसान हो गई, डॉक्टर रफ़ी को पता है पैथोलॉजी से खुद कि वो HIV टेस्टिंग अब इतनी इजी हो गई है, और जो खुद घर में लोग खुद भी कर सकते हैं, और डॉक्टर वो वहाँ पर 5-10 मिनट में टेस्ट करके रिजल्ट बता सकता है। आपकी फाइनल रिकमेंडेशन क्या है? हमारा टाइम खत्म हो रहा है। आप फाइनल रिकमेंडेशन हमारी ये है कि गवर्नमेंट को कमिटमेंट करनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल कमिटमेंट जो है हमारे HIV या दूसरी बीमारियों के खात्मे के लिए बहुत कम है। और इस वक्त जो भी प्रोग्राम चल रहा है वो डोनर ड्रिवन प्रोग्राम बोलते हैं कि ये सारे जो इंटरवेंशन है बाहर से तो चलेगा। हाँ, मगर ये है कि क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की है, उन लोगों को ये अपने जिम्मे लेना चाहिए। राइट। और रफीक खान साहब आप क्या कहेंगे? हेल्थ तो बेसिक ह्यूमन राइट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो है टेस्ट करवाना। सबसे पहला प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ये है कि टेस्टिंग जो है ना वो जितनी ज़्यादा होगी, और उसको जैसे हमने कहा ना जनरल प्रैक्टिशनर्स को, इस टेस्टिंग को अगर गवर्नमेंट जो है ना इंसेंटिवाइज कर दे कि जो शख्स जो है ना ये टेस्ट करवा के रिपोर्ट देगा उसको कोई इंसेंटिव गवर्नमेंट दे, जो लैब्स टेस्ट करके रिपोर्ट्स देंगी उनको इंसेंटिवाइज अगर गवर्नमेंट कर देगी
तो जो है ना ये काम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और रोकथाम में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि सबको HIV का स्टेटस पता हो, और जिनको स्टेटस पता है वो अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाएं, और ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी में एंटीनेटल चेकअप में ज़रूर टेस्ट करवाएं, ताकि आने वाली नस्ल को भी हम इससे बचा सकें। बहुत शुक्रिया आपका रफ़ीक हरानी साहब, और डॉक्टर शरीफ शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती अपनी राय दी। और नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की है HIV एड्स के हवाले से। आपका भी अगर कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप आ सकते हैं। अख्तर शाहीन रिंद ऑफिशियल फेसबुक पेज है हमारा, उस पर भी आप अपना कमेंट कर सकते हैं, और हमारे एक्सपर्ट पैनल से आप बाद में भी सवाल कर सकते हैं, आप कमेंट में भी सवाल भेज सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका भी जवाब लेकर आपको दें। और इसके अलावा अगर कोई मसला हो, आप निशानदेही करना चाहे तो हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को इजाज़त दीजिए आज के मेट्रो मैटर से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।